आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर वन चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को बिल्कुल दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2016 के गणित के सेट नंबर 5 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको पहले का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा तो अल्फा का मान होगा। ठीक है, हमें जो है अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा। ठीक है, हमें जो है अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको दो काम में से एक काम करना है। ठीक है, या तो दोनों ओर साइन अल्फा का भाग दे दो या दोनों ओर कॉस अल्फा का भाग दे दो। ठीक है, तो हम जो है दोनों ओर कॉस अल्फा का भाग देंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, बराबर कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, हमने जो है दोनों ओर कॉस अल्फा से भाग दे दिया। ठीक है, तो देखो अल्फा का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा ये होता है tan अल्फा। ठीक है, क्या होता है tan अल्फा होता है। ठीक है, और इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार में। ठीक है, तो अब देखो tan अल्फा बराबर एक tan किसका मान होता है, एक जो है tan 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, तो अल्फा का मान आ गया 45 अंश। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे FD है, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब। ठीक है, तो देखो यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, एक त्रिभुज ABC दिया गया है और एक त्रिभुज DEF दिया गया है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है AB बटे DE बराबर BC बटे FD। दो त्रिभुज दिए गए हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, तो देखो ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत कोण बराबर होंगे। तो सवाल में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज हम ABC बनाएंगे और एक त्रिभुज DEF बनाएंगे, DEF ये बनाएंगे। एक त्रिभुज हम ABC बनाएंगे और एक त्रिभुज DEF बनाएंगे। अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, यानी इस भुजा के बट्टे में ये वाली भुजा लिखी जाएगी और इस वाले भुजा के बट्टे में ये वाली भुजा लिखी जाएगी और इसके बट्टे में ये वाली भुजा लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखो AB बटे DE लिखा है, AB बटे DE लिखा है, ये सही है। ठीक है, और देखो BC बटे FD लिखा है, BC बटे FD लिखा है। ठीक है, तो इस वाले भुजा के बट्टे में ये वाली भुजा होना चाहिए, इस वाले भुजा के बट्टे में ये वाली भुजा होना चाहिए। BC के बट्टे में FD है, लेकिन यहाँ पे BC के बट्टे में EF आएगा। ठीक है, तो देखो पहले इन बिंदुओं को हम जो है बिल्कुल जो है सही कर लें कि AB के बट्टे में DE आ जाए और BC के बट्टे में FD आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम D कर दें, यहाँ पे हम
डी कर दें और यहाँ पे हम एफ कर दें और यहाँ पे ई कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम ई कर दें, ठीक है। डी ई एफ ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, डी ई एफ ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज एबीसी हो गया, ठीक है। अब देखो AB के बट्टे में DE दिया है, AB के बट्टे में DE दिया है, सही है, ठीक है। अब देखो BC के बट्टे में FD आएगा, यानी अब जो है सही हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि यदि संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में देखो कोण बी कोण ई के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कोण बी कोण डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, इसमें दिया कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है। तो देखो कोण ए कोण ई के बराबर है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। और तीसरा देखो इसमें कोण बी बराबर कोण डी लिखा है, कोण बी और कोण डी ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा है यदि 65 तथा 117 HCF को 65 - 117 के रूप में लिखा जा सकता है तब m का मान होगा, ठीक है। हमें जो है m का मान निकालना, ठीक है। तो देखो पहले आपको 65 और 117 का HCF निकाल लेना है, ठीक है। पहले आपको 65 और 117 का HCF निकाल लेना है, ठीक है। तो देखो इसे काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। इससे जो है 1 बचेगा, 15 बनेगा, ठीक है। तो 5 3 15 होगा, ठीक है। अब देखो 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 नम 27, ठीक है। अब देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब देखो ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 13 जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF होगा 13, ठीक है। तो देखो 13 को जो है इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे 13 बराबर 65 माइनस 117, ठीक है। अब देखो 13 इसको हिस्सा लाएंगे तो ये प्लस का 117 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 65m, ठीक है, 65m, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 130 होगा, ठीक है, बराबर 65m, ठीक है। अब देखो m के गुणा में 65 है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, m बराबर 130 बटे 65 ये होगा, ठीक है। m के गुणा में 65 है, इस साइड ले जाएंगे तो 130 के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 130 में से 65 का भाग, 65 दूनी 130, ठीक है। तो m का मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखो हमें m का मान निकालना था, तो m का मान निकल आया 2, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है, इसमें लिखा निम्नलिखित बंटन का बहुलक होगा, ठीक है। हमें जो है इस बंटन का बहुलक बताना है, ठीक है। तो देखो मजदूरों की संख्या सबसे अधिक क्या है, मजदूरों की संख्या सबसे अधिक 21 है, ठीक है। तो देखो इसका बहुलक क्या होगा, इसका जो बहुलक होगा 175 होगा, ठीक है। क्या होगा, 175 होगा, ठीक है।
तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको अंक नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि 2 cos 3x बराबर 1 है तो x का मान होगा। ठीक है, हमें जो है x का मान बताना है। ठीक है, तो देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखो सवाल लिखा है 2 cos 3x बराबर 1। ठीक है, क्या लिखा है 2 cos 3x बराबर 1 लिखा है। ठीक है, तो देखो cos 3x बराबर 1/2 होगा। ठीक है, ये दो जो है इसके जो है गुणा में लगा है। ठीक है, तो 2 को जो है बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो 1 के बटे में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो cos 3x बराबर 1/2 cos किसका मान होता है, cos जो है 60 अंश का मान होता है। ठीक है, 1/2 cos 60 अंश का मान होता है। ठीक है, अब देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3x बराबर 60 अंश होगा। ठीक है, 3x बराबर 60 अंश होगा। ठीक है, अब देखो x बराबर 60 अंश और 3 को लिखा जाएगा इसके बटे में। ठीक है, अब देखो 60 अंश में से 3 का भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, तो x का मान आएगा 20 अंश। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना था, तो x का मान निकल आया, x का मान आया 20 अंश। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको 4 नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है बिंदुओं a cos थीटा, b sin थीटा तथा 0,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, हमें जो है इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने सवाल लिख लिया है। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे x1, y1। ठीक है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है। ठीक है, और ये जो है x2 का मान है और ये जो है y2 का मान है। ठीक है, तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, अंडर रूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है हम मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो x1 का मान है a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा। ठीक है, और देखो माइनस x2 का मान है 0। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 है b sin थीटा। ठीक है, b sin थीटा है। ठीक है, माइनस y2 क्या है, y2 0 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 0 का वर्क करेंगे 0 होगा। ठीक है, प्लस b sin थीटा का वर्क करेंगे तो क्या होगा, b का वर्क करेंगे b स्क्वायर, sin थीटा का वर्क करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी। ठीक है, और देखो सवाल में ये आंसर दिया नहीं गया है। ठीक है, अंडर रूल a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है विकल्प में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इस सवाल को जो है किस तरह का होना चाहिए, तो हम आपको बता दें इस सवाल को जो है किस तरह का होना चाहिए कि इसका जो है आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो देखो सवाल को जो है इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, सवाल को जो है इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, हमें जो है दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है, तो देखो हम दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें अब मान रखेंगे। ठीक है, तो देखो अंडर रूल x1 का मान क्या है
x1 का मान है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। तो x1 की जगह लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस x2 क्या है 0 है, ठीक है, 0 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 क्या है y1 0 है, ठीक है। तो y1 की जगह लिखेंगे 0 माइनस y2 क्या है y2 ये है, ठीक है, y2 है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। लेकिन जो है बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये ध्यान देना है। यदि बीच में यदि माइनस का चिन्ह हो तो देखो माइनस के चिन्ह का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखो यदि माइनस के चिन्ह का यदि गुणा करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या करें हम इसे जो है पहले लिख दें, इसे जो है हम पहले लिख दें b cos थीटा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो इसे हम बाद में लिख दें, ठीक है, a sin थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका वर्क करेंगे और इसका वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसका होल स्क्वायर, 0 का वर्क करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 का वर्क करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसका वर्क करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे b cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें जो है a प्लस b की घाते 2 का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो a प्लस b की घाते 2 का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। a प्लस b की घाते 2 का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो देखो ये a का मान है और ये b का मान है, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर लिखा है तो a का मान ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ठीक है। cos थीटा का वर्क करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो b का मान है b sin थीटा, ठीक है। तो इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये होगा, ठीक है, प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो दो a का मान ये है b का मान ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ab, ठीक है, इसका जो है गुणा करना है, ठीक है, ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। क्या लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा ये लिख देंगे, ठीक है, प्लस इसमें देखो इसमें जो है a माइनस b की घाते 2 का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो a माइनस b की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो a का मान ये है b का मान ये है, ठीक है। a स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो a का मान ये है, इसका वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो b का मान ये है, ठीक है, तो इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये होगा, ठीक है, माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ab, ठीक है। a का मान ये b का मान ये इसका गुणा करना है, ठीक है। तो ab cos थीटा इंटू साइन थीटा ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस का 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2ab cos थीटा
इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें, ठीक है, इन दोनों में ए स्क्वायर क्या है, कॉमा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है साथ में लिख लेंगे, ठीक है। और देखो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख लेंगे और इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अंडर रूल इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कॉमा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमा है, बी स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमा यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूल ए स्क्वायर जो कहते हो, ठीक है। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, ठीक है। एक का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है। एक गुणे बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो दो बिंदु की बीच की दूरी आ गई अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यदि सवाल हमारा इस प्रकार का यदि होगा तो किताब का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर आया है अंडर रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा चौथा सही होगा, ठीक है। यदि सवाल हमारा इस तरह का होगा तो इसका जो है आंसर किताब से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरे का देखना है। इसमें लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा का मान होगा, ठीक है। साइन थीटा का मान दिया गया है और हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, ठीक है। साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5 और हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो आप लोगों को ये सूत्र पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है। तो देखो हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड लिख के रहेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये जो कहते हो, ठीक है, बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा का मान सवाल में दिया गया 4/5, ठीक है। तो इसकी जगह लिखेंगे 4/5, ठीक है। और इसमें जो है स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे, इसमें जो है स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16, 5 का वर्ग करेंगे 5 25, इसके बटे में 1 लिखेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और इन दोनों में लासा है 25, ठीक है। 1 का भाग 25 में दिया जाएगा तो 25 बार जाएगा, 25 गुणे 1 25 से कम, 25 माइनस 25 का भाग 25 में 25 से कम, 25 1 का गुणा 16 में 16 कम 16, ठीक है। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो अब देखो 9/25, ठीक है। अब देखो
यहाँ से वर्ग घटा देंगे, ठीक है, यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है, 9/25, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा बराबर, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। 25 किस संख्या का वर्ग होता है, 25 होता है 5 का वर्ग, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा का मान आया 3/5 और हमें कॉस थीटा का मान निकालना था, तो कॉस थीटा का मान निकल आया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किया करें। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, ठीक है। समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। सवाल में मूलों का योगफल दिया गया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। मूलों का योगफल दिया गया है 7 और मूलों का गुणनफल दिया गया 12, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। तो देखो सवाल में मूलों का योगफल दिया गया 7 और मूलों का गुणनफल दिया गया 12, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें जो है द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हम द्विघात समीकरण का सूत्र लगा देंगे तो द्विघात समीकरण निकल आएगा, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, ठीक है। यदि सवाल में कहता है कि द्विघात बहुपद निकालो तो फिर क्या करते हैं, ये जो हमने बराबर में 0 लिखा है ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। यदि हमें द्विघात बहुपद यदि निकालना होता है तो ये हमने जो बराबर में 0 लिखा है ये नहीं लिखना होता, ठीक है। इसमें हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके बराबर में 0 लिखा, ठीक है। अब देखो x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या है 7 है, ठीक है। तो 7 लिखेंगे, इसी के गुणा में x लगा है तो 7 का गुणा x में कर देंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल है 12, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो हमें द्विघात समीकरण निकालना था तो द्विघात समीकरण निकल आया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में क्रमशः 150, 151, 152, 153 और 154 है। छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, हमें छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। और दिया गया है कि उनका माध्य जो है 152.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो हमें छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे मान लेंगे, माना छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई x, तो देखो हमने मान लिया, माना छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई x और 5 विद्यार्थी की ऊंचाई दी गई है 150, 151, 152, 153, 154, ठीक है। और माध्य दिया गया है 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो माध्य का मान दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माध्य का सूत्र लगाएंगे और x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकल आएगा तो छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई निकल आएगी। तो देखिए माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो देखो सवाल में माध्य का मान दिया गया है, ठीक है। तो देखो माध्य की जगह लिखेंगे, माध्य की जगह लिखेंगे 152.5, ठीक है। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, तो देखो कुल पद क्या है 1 2 3 4 5 6, ये कुल पद है, ठीक है। कुल पदों का योग, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। x प्लस 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस
53 प्लस 154 बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 6। ठीक है, कुल पदों का योग, तो कुल पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये कुल पद है। ठीक है, कुल पदों का योग, तो इनको क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इनको जोड़ दिया। कुल पदों की संख्या क्या है? इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल पदों की संख्या 6। अब देखो 152.5 ये जो करते हो बराबर x प्लस, इनको देखो जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो 4 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 की 0। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 55 25, 25 1 26, 26 की 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और हासिल 2 थी, तो 5 2 क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, बटे 6। ठीक है, अब देखो इसके बटे में लिखेंगे 1, कैंची गुणा कराएंगे। ठीक है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, x प्लस 760 है बराबर 6 का गुणा 5 में, 6 पंचे 30, 30 की 0। ठीक है, हासिल 3। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 की 5, हासिल 1, 6 पंचे 30, 30 1 31, हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 9। ठीक है, तो देखो यदि दशमलव के बाद यदि 0 होता है तो इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो x बराबर 915, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 760 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर, इसमें इसको घटाएंगे 5 आएगा। ठीक है, और 11 में से 6 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई को x माना था, तो x का मान आया 155। ठीक है, तो लिख देंगे छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। ठीक है, छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। ठीक है, छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई को हमने x माना था, x का मान आया है 155, तो छठवें विद्यार्थी की ऊंचाई क्या होगी? 155 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमने सवाल को लिख लिया है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से 2 जाएगा। ठीक है, इसका जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से 2 जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 2 प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए ये होता है कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए ये होता है tan स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1। ठीक है, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1
प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखो दो को हमने 1 + 1 क्यों लिखा है, तो देखो हमने जो है दो को 1 + 1 इसलिए लिखा है कि 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए ये होता है cosec स्क्वायर ए। ठीक है, इसलिए हमने दो को 1 + 1 लिखा है क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए ये होता है cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको साथ में लिख लें और इसको साथ में लिख लें। ठीक है, तो देखो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए ये होता है cosec स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए ये होता है sec स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए ये होता है cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड से दो गया। ठीक है, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड से दो गया। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल को आपको दो बार लगा लेना है। यदि ये सवाल यदि पेपर में आ जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, आप लोगों को पेपर में छोड़ के नहीं आना। ठीक है, अब आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और बेलन की ऊंचाई दी गई है और हमें जो है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सवाल में बेलन की ऊंचाई दी गई थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने लिखा बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, यानी h का मान दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और सवाल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और सवाल में हमसे ये कह रहा था कि बेलन का आयतन निकालो। ठीक है, तो देखो हमें यदि बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन की आयतन का सूत्र होता है πr²h। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है, यदि हमें बेलन का आयतन यदि निकालना है तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास r का मान होना चाहिए और h का मान होना चाहिए, जभी तो बेलन का आयतन निकलेगा। यदि हमारे पास r और h का मान होगा जभी तो बेलन का आयतन निकलेगा। ठीक है, तो देखो सवाल में बेलन की ऊंचाई दी गई है यानी h का मान दिया गया है और r का मान नहीं दिया गया है। यदि r यदि पता होगा तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे, r की जगह r का मान रख देंगे, h की जगह h का मान रख देंगे तो बेलन का आयतन निकल आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल में ऊंचाई का मान दिया गया है और r का मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो किसी तरह हम r का मान निकाल लें। ठीक है, किसी तरह हम r का मान निकाल लें। ठीक है, बेलन की त्रिज्या निकाल लें, बेलन की त्रिज्या निकल आएगी तो बेलन का आयतन निकल आएगा। ठीक है, तो देखो सवाल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी से जो है हम r का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। ठीक है,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, ठीक है, बराबर 1320, ठीक है। अब देखो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और R का मान हमें निकालना है, ये सवाल में दिया नहीं गया है, और H का मान दिया गया 15, ठीक है, तो 15 लिख देंगे बराबर 1320, ठीक है। अब देखो हमें R का मान निकालना है, तो R हमारा इसी साइड रहेगा और ये संख्याएं जो है बराबर के इस साइड आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये 2 लिखा है, ठीक है, तो ये अंश है, तो ये लिखा जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है, इसके बट्टे में इसे लिखा जाएगा, ठीक है। और देखो ये अंश बट्टे हर में है, ठीक है, ये जो है अंश बट्टे हर में है, ठीक है, तो इसका जो है इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको इस साइड यदि ले जाएंगे तो इसमें जो है 1320 में पलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पलट के गुणा होगा तो 7 लिखा जाएगा ऊपर और 22 लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। और देखो ये 15, ये क्या है, ये अंश है, तो इसे लिखा जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखो 2 से इसमें भाग दें, ठीक है, 2 छक 12, एक बच्चा 12 बना, 2 छक 12 और 0, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया। अब देखो 22 से काटेंगे, 22 तिया होता है 66, ठीक है। अब देखो 5 से इसे काटेंगे, 5 छक 30 और 5 ती 15, ठीक है, 5 छक 30 और 5 ती 15, ठीक है। 3 से इसे फिर काट देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखो R बराबर यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 7 और 2, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 गुणे 7 करेंगे, तो देखो 2 गुणे 7 करेंगे तो ये आएगा 14, ठीक है। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है 7 और 2, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो हमने 7 और 2 का गुणा करा दिया तो 14 आ गया, ठीक है। तो देखो हमने आपको कहा था कि R का मान निकालो किसी तरह, तो R का मान हमने निकाल लिया, R का मान निकल आया, तो अब तो बेलन का आयतन निकल आएगा, ठीक है। अब देखो बराबर पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7 गुणे R² लिखा है, ठीक है। R में जो है 2 घात लगी है, ठीक है, तो जो R का मान है इसे जो है 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है, तो लिख देंगे 14 गुणे 14, ठीक है, गुणे H का मान सवाल में दिया था 15, ठीक है। अब देखो 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 15 ये बचा, ठीक है। अब देखो 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 15 करेंगे तो ये आएगा 9240 घन सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का आयतन आएगा 9240 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर की घाते 3 यानी घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको तीसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटर सारणी से माध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। ये सारणी दी गई है, ठीक है, हमें जो है माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। और बारंबारता दिया गया है 5, 6, 10, 15, 9, 5, ठीक है। तो देखो बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो ये 5 लिखा, 5 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। 5 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 में से 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ठीक है। 11 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 21 में से 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। और देखो 36 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 में से 9 जोड़ेंगे तो ये होगा
45 और 45 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, ये बारंबारता है। ठीक है, बारंबारता को f से लिखा जाता है। ठीक है, इन संख्याओं का योगफल n का मान कितना आएगा, 50 आएगा। n क्या होता है, योगफल, यानी इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको आधा कर लेते हैं, n बटे 2, तो आधा करेंगे तो क्या होगा, 50 बटे 2। ठीक है, तो 50 में 2 का भाग तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, n बटे 2। ठीक है, इसका जो है आधा करना है। ठीक है, तो n का मान क्या है, 50। ठीक है, n की जगह लिखेंगे 50, 50 बटे 2। ठीक है, 2 का भाग देंगे 50 में तो 25 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 25 है, 25 देखेंगे इसमें किसके अंदर आएगा, तो 25 जो है 36 के अंदर आएगा। ठीक है, 25 जो है 36 के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखो L का मान 25 होगा, L का मान 25 होगा प्लस n बटे 2, n बटे 2 का मान क्या है, n बटे 2 का मान है 25 माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला मान देखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ठीक है, बटे एफ, एफ क्या है, एफ यहाँ देखेंगे। ठीक है, एफ क्या है, 15 है। ठीक है, गुणे एच, इनमें जो अंतर है, अंतर क्या है, 5 का अंतर है। ठीक है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 5 से इसे कैंसिल करेंगे, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो देखो 25 प्लस 25 में से 21 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4, 4 बटे 3। ठीक है, इसके बटे में 1 और 3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 × 25, 25 × 75 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में, 4 एकम 4, 75 और 4 क्या होगा, 79 होगा, 79 बटे 3। ठीक है, तो देखो 79 में से 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 26.33। ठीक है, तो देखो हमें माध्यिका निकालना था, माध्यिका निकल आई 26.33। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब आपको चौथे का देखना है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सवाल लिख लें। ठीक है, तो देखिए हमने सवाल को लिख लिया है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सूत्र लग जाएगा। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान 1 है तो 1 का वर्ग कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर होता है तो b का मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये जो कहते हो। ठीक है, अब देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये जो कहते हो। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा ये होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ये होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो हमें 1 सिद्ध करना था तो 1 हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड से 2 गया। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु के आधार की परिधि दी गई है 24 पाई और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और हमें इसका आयतन निकालना है। ठीक है, शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सवाल में शंकु के आधार की परिधि का मान दिया गया है 24 पाई सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी h का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर और हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो देखो यदि हमें शंकु का आयतन यदि निकालना है तो हमारे पास h का मान होना चाहिए और r का मान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो h का मान दिया गया है। ठीक है, लेकिन r का मान नहीं दिया गया। ठीक है, तो r का मान निकालेंगे। शंकु के आधार की परिधि का मान दिया गया है 24 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इससे जो है हम r का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो देखो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, तो देखो शंकु के आधार की परिधि क्या होगी 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। ठीक है, क्योंकि देखो जो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ठीक है, तो शंकु के आधार की परिधि होगी 2 पाई r। ठीक है, बराबर 24 पाई। ठीक है, बराबर 24 पाई। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 2r बराबर क्या होगा 2r बराबर होगा 24। ठीक है, तो देखो r बराबर क्या होगा 24 बटे 2 होगा। ठीक है, अब देखो 24 में से 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी 24 होगा। ठीक है, तो r का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने r का मान निकाल लिया। r का मान आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और h का मान दिया है। ठीक है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालने के लिए हमारे पास r का मान और h का मान होना चाहिए। तो हमारे पास r का मान है अभी निकाला और h का मान सवाल में दिया था। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई में आंसर आ रहा है तो पाई का मान रखेंगे नहीं। ठीक है, r स्क्वायर लिखा है तो r का मान है 12। ठीक है, तो r की घाते 2 है तो 12 को लिखा जाएगा 2 बार। ठीक है, गुणे h का मान है 5। ठीक है, तो देखो 12 में से 3 का भाग 3 चौको 12। ठीक है, तो देखो ऊपर बचा 4 गुणे 12
गुणे 5 ये बचा, ठीक है, और पाई, ठीक है। तो देखो 12 गुणे 4 बच्चों का 48, 48 गुणे 5 करेंगे तो ये आएगा 240, 240 और पाई लगा है तो पाई लगा देंगे, और शंकु का आयतन है, और देखो त्रिज्या और ऊंचाई कै में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो शंकु का आयतन होगा घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें शंकु का आयतन निकालना था, तो शंकु का आयतन निकल आया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूल 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो x की सबसे अधिकतम घात क्या है, x की सबसे अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो इसके मूल जो है 2 आएंगे, ठीक है, यानी जो है x के 2 मान आएंगे, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो x की सबसे अधिकतम घात 2 है, यानी इसके मूल 2 आएंगे, यानी x के जो है 2 मान आएंगे, ठीक है। तो देखो हमने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि यदि x स्क्वायर का यदि कुछ गुणांक होता है तो पहले हम पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का 3 गुणांक है, यानी x स्क्वायर के गुणा में 3 लगा है, ठीक है। तो देखो पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और देखो गुणनखंड करने में ये देखा जाता है कि यदि पीछे वाली संख्या यदि प्लस की होती है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने में ये देखा जाता है यदि पीछे वाली संख्या यदि प्लस की होती है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करते हैं, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 2 अंडर रूल 6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे। तो देखो ये 2 लिखा है, 2 से एक संख्या घट के गुणा करेंगे, यानी 1 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। 1 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 नहीं आएगा, ठीक है, 6 जो है नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो 2 के गुणा में अंडर रूल 6 है, ठीक है। 2 के गुणा में अंडर रूल 6 है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 में अंडर रूल 6 से गुणा करेंगे, और 1 में अंडर रूल 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 गुणे 1 करेंगे 1 होगा, और अंडर रूल 6 गुणे अंडर रूल 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यानी देखो गुणा करने पर 6 आ गया, ठीक है। यानी देखो गुणा करने पर 6 आ गया, और यहाँ देखो अंडर रूल 6 गुणे 1 करेंगे तो अंडर रूल 6 होगा, अंडर रूल 6 गुणे 1 करेंगे तो अंडर रूल 6 होगा, ठीक है। तो देखो अंडर रूल 6 यदि जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 2 अंडर रूल 6 होगा, ठीक है। तो हमने आपको ये कहा था कि गुणा करने पर ये जो 6 आया है ये आना चाहिए। तो देखो इसका यदि हम गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। यदि हम इसका यदि गुणा कराएंगे तो 6 आएगा, और यदि अंडर रूल 6 यदि जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूल 6 आ जाएगा, ठीक है।
गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो गुणा करने पर 6 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पर 2 अंडर रूल 6 आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड हो गए। तो देखो लिखना कैसे है, 3x स्क्वायर ये जो कहते हो। ठीक है, माइनस इस वाली संख्या के हमने गुणनखंड किए हैं। ठीक है, इस वाली संख्या के हमने गुणनखंड किए हैं। ठीक है, तो इसके जो है 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अंडर रूल 6 और अंडर रूल 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूल 6 और इसमें x लगा तो x लगा देंगे और एक बार और लिखेंगे अंडर रूल 6 और इसमें x लगा तो x लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चिन्ह देखना है कि प्लस का करें कि माइनस का करें। यदि देखो यहाँ पे चिन्ह यदि प्लस का कर देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम चिन्ह माइनस का करेंगे तो देखो ये दोनों जुड़ेगा, ये आना चाहिए। ठीक है, ये जो लिखा है ये आना चाहिए। और देखो यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह क्यों किया, क्योंकि देखो ये वाली संख्या माइनस की है तो इसमें से पहली संख्या, इसमें से जो है पहली संख्या ये वाली माइनस की करनी है। ठीक है, और दूसरी संख्या देख के लिखना है कि प्लस का करें कि माइनस का करें कि इतना जो है आ जाए। दूसरी संख्या देख के लिखना है, ये वाली संख्या दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या जो है देख के लिखना है कि प्लस की करें कि माइनस की करें कि इतना आ जाए। ठीक है, तो देखो यदि दूसरी संख्या ये प्लस की कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम दूसरी संख्या माइनस की करेंगे तो ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूल 6x अंडर रूल 6x, एक अंडर रूल 6x ये है, एक अंडर रूल 6x ये है। ठीक है, यदि इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूल 6x होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखो हमने इसे जो है ये लिख लिया। ठीक है, इसे जो है हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा और इन दोनों का अलग कॉमा लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 3x स्क्वायर है। ठीक है, ये 3x स्क्वायर है और ये अंडर रूल 6x है। ठीक है, हमें जो है इन दोनों में कॉमा निकालना है कि इन दोनों में कॉमा क्या है। ठीक है, तो देखो 3 गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे x। ठीक है, यदि गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूल 6x लिखा है। ठीक है, तो देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणे x। ठीक है, अब देखो इन दोनों संख्याओं में अंडर रूल लगा है। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 3 अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों का यदि गुणा कराएंगे तो यही तो आ जाएगा। ठीक है, यानी इसे जो है ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 3 को हम अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3 लिख सकते हैं। देखो यदि हमने आपसे ये कहा कि 4 को हम क्या लिख दें कि 4 ही आ जाए। ठीक है, 4 को हम क्या लिख दें कि 4 ही आ जाए। ठीक है, यदि 4 को अंडर रूल 4 गुणे अंडर रूल 4 यदि लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, इन दोनों में करड़ी की घात क्या है, सेम है, इन दोनों में करड़ी की घात सेम है। ठीक है,
यानी करड़ी की घात 2 है तो ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों का जो है गुणा हो सकता है, ठीक है। करड़ी की घात जो है सेम है तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो करड़ी की घात 2 है, ठीक है, करड़ी की घात क्या है 2 है, ठीक है। तो दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकलती है, ठीक है। करड़ी में यदि कुछ घात नहीं लगी होती है तो ये माना जाता है कि करड़ी में 2 घात लगी है, ठीक है। यदि करड़ी में यदि कुछ घात नहीं लगी है तो ये माना जाता है कि करड़ी में 2 घात लगी है, ठीक है। तो देखो दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकल आती है, ठीक है। तो देखो 4 को हम अंडर रूल 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो देखो 4 जो है आ गया, ठीक है। तो हमने आपसे यही कहा था कि 4 को हम क्या लिख दें कि 4 ही आ जाए। यदि हम 4 को अंडर रूल 4 गुणे अंडर रूल 4 लिख देंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे हमने यही बताया आपको कि 3 को हम क्या लिख दें कि 3 ही आ जाए। 3 को हम अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 को अंडर रूल 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। x गुणे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 3 को अंडर रूल 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें इन दोनों संख्याओं में कॉमा ढूंढना था कि इन दोनों संख्याओं में कॉमा क्या है, ठीक है। तो देखो हम जो है इससे ये लिख सकते हैं और इसे जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में ऐसी कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में अंडर रूल 3 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। और देखो दोनों में x मिल रहा है, ठीक है। तो यानी इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन होगा क्या होगा, अंडर रूल 3x होगा। अंडर रूल 3x दोनों में जो है मिल रहा है तो इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन होगा अंडर रूल 3x होगा, ठीक है। तो देखो हम अंडर रूल 3x ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंडर रूल 3x ये कॉमन ले लेंगे तो देखो अंडर रूल 3x कॉमन है, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर में क्या बचेगा, अंडर रूल 3x बचेगा। यानी क्या लिखेंगे, अंडर रूल 3x लिखेंगे माइनस अंडर रूल 6x में देखो क्या बच रहा है, अंडर रूल 6x में अंडर रूल 2 बच रहा है तो अंडर रूल 2 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूल 6x में क्या बच रहा है, अंडर रूल 2 बच रहा है तो अंडर रूल 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारा अंडर रूल 3x कॉमा है, ठीक है। तो इसे नहीं लिखेंगे, अंडर रूल 2 को लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉमा है तो क्या बचेगा, अंडर रूल 2 बचेगा, ठीक है। माइनस अब देखो इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमा ढूंढना है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमा क्या है, ठीक है। तो देखो अंडर रूल 6x लिख लेंगे। अंडर रूल 6x को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूल 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 3 और x, ठीक है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 3, ठीक है। अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं में अंडर रूल लगा है तो अलग अलग संख्याओं में अंडर रूल लगा सकते हैं। और दोनों संख्याओं में जो है ये अंडर रूल लगा है और इस अंडर रूल में जो है करड़ी की घात क्या है, करड़ी की घात 2 है। तो देखो हमने दोनों संख्याओं में अलग अलग अंडर रूल लगा दिया और करड़ी क्या है, करड़ी की घात 2 है, ठीक है। अब देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमा क्या है, इन दोनों में जो है अंडर रूल 2 कॉमा है, ठीक है। तो अंडर रूल 2 कॉमा ले लेंगे और देखो माइनस अंडर रूल 6x, इसमें क्या बचा, इसमें जो है अंडर रूल 3x बचा, अंडर रूल 3x बचा, ठीक है।
माइनस का हम कॉमन लिए हैं, ठीक है, तो ये प्लस है तो इसे लिखा जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखो अंडर रूल 2 कॉमा है तो देखो क्या बचेगा, अंडर रूल 2 बचेगा, ठीक है, बराबर बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों कोष्टक में सेम मिलना चाहिए, ठीक है, ये दोनों कोष्टक में सेम मिलना चाहिए जब भी सवाल सही होता है, अन्यथा गलत होता है, ठीक है। तो देखो अंडर रूल 3x माइनस अंडर रूल 2, अंडर रूल 3x माइनस अंडर रूल 2, ठीक है, दोनों कोष्टक में सेम मिल रहा है, ठीक है, तो सवाल हमारा सही है, ठीक है। अब देखो अंडर रूल 3x माइनस अंडर रूल 2, एक कोष्टक में ये लिखा जाएगा, ठीक है, और एक कोष्टक में लिखा जाएगा अंडर रूल 3x माइनस 2, अंडर रूल 3x माइनस अंडर रूल 2, ये लिखा जाएगा बराबर में 0, ठीक है। अब देखो इसके बराबर में 0 लिखेंगे, इसके बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अंडर रूल 3x माइनस अंडर रूल 2 बराबर 0 लिखेंगे तो देखो क्या होगा, अंडर रूल 3x बराबर, इसको साइड ले जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या होगा, x बराबर अंडर रूल 2 बटे अंडर रूल 3 होगा, ठीक है। ये जो है गुणा में है, इस साइड जाएगा तो अंडर रूल 2 के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर दोनों में जो है करड़ी की घात सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूल 2 बटे 3, ठीक है। तो x का एक मान ये आया, और यहाँ देखो दोनों कोष्टक में ये सेम है, ठीक है, दोनों कोष्टक में ये सेम है, ठीक है। तो देखो x का मान यही आएगा, ठीक है। तो x के 2 मान आएंगे अंडर रूल 2 बटे 3 कॉमा अंडर रूल 2 बटे 3, ठीक है। x के 2 मान आएंगे अंडर रूल 2 बटे 3 और अंडर रूल 2 बटे 3, ठीक है। तो द्विघात समीकरण दिया गया था, हमें जो है मूल ज्ञात करने थे तो मूल ज्ञात हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा।